नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेडीज अकेडमी में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th का जो है चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन को जो है देखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मेंस का जो है एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें एनसीईआरटी का जो है चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चैप्टर से जो है मेंस में जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मेंस के अकॉर्डिंग जो है इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। और पूरे चैप्टर में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसमें 10 प्रश्न लिए गए हैं इस चैप्टर से। तो इसके बाहर आपसे प्रश्न पूछने की जो है गुंजाइश कम बनते हैं। तो इसमें सभी जो है टॉपिक को जो है पूरा कंप्लीट किया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और इसका प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होगा कि हमको पता चलेगा कोई प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो उसको लिखना कैसे है, क्या हमारा अप्रोच होगा, कि शुरुआत कैसे करेंगे इंट्रो में, फिर मेन बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन कैसे लिखना होगा, डायग्राम कहाँ पे क्या बनाएंगे, मैपिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, डेटा का प्रयोग कौन सा कहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा सीरीज हमारा तैयार किया गया है कि जिससे जो मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग जो है आसानी से प्रैक्टिस कर सकें एनसीईआरटी के माध्यम से, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है। और यह आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वर्तमान में हर जगह मेंस हो गया है। जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जीआईसी हो, जीडीसी हो, एमआरएस हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, एलटी का हो, तो हर जगह पे मेंस हो गया है, लिखित परीक्षाएं होंगी। साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होता है उसमें भी लिखित होता है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ जो 11th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन जो हमारा चैप्टर है उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न होगा कि जनसंख्या संरचना से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जनसंख्या संरचना से क्या अभिप्राय है, इसके अध्ययन का महत्व क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या संरचना क्या होता है और इसके महत्व। दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारत की आयु संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लिंगानुपात क्या होता है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, साक्षरता स्तर के महत्व को स्पष्ट कीजिए, भारत की साक्षरता संरचना का विश्लेषण कीजिए। अगला जो प्रश्न हमारा, जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए, भारत में कार्यशील जनसंख्या की स्थिति को समझाइए। अगला जो प्रश्न हमारा, जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। फिर अगला जो प्रश्न हमारा है, जनसंख्या की धार्मिक संरचना तथा भाषाई संरचना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है कि उच्च जीवन प्रत्याशा के निर्धारक तथ्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इस तरह जो है ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कि उच्च जीवन प्रत्याशा, इसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की शैक्षिक संरचना के विकास में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। और 10वां जो प्रश्न हमारा, भारत की जनसंख्या संरचना में क्षेत्रीय विविधताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं इससे आपका जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी जैसे आप पढ़ते हैं तो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे कि लिखना कैसे होगा, तो इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। शायद इतना डिटेल आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करके आपको जो है वैल्यू एडेड मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए जो पहला प्रश्न हमारा है इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले कि जनसंख्या संरचना से अभिप्राय क्या है, इसके प्रमुख अवयव की विश्लेषण कीजिए। तो जनसंख्या संरचना से अभिप्राय होता है कि किसी देश की जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा पारिवारिक संरचना का विवरण प्रस्तुत करता है। और इसके अगर मुख्य अवयवों की बात करें तो इसमें आयु संरचना विभिन्न वर्गों के जो है आयु वर्ग में, उसमें आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या को देखते हैं, उसकी श्रम शक्ति, उससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी आश्रित जनसंख्या है, कितने आर्थिक उत्पादकता है। ठीक है, तो आयु संरचना में हम देखते हैं कि कितने जो है वर्ग वह उत्पादनशील है, कितना जो है आश्रित जनसंख्या है। ठीक है, तो आयु संरचना हम लोग मुख्यतः तीनों देखते हैं। ठीक है, इसमें जो 0 से
0 से 18 कितना होता है कि ये आश्रित होता है, फिर 18 से आपके 50 तक कार्यशील जनसंख्या होता है, ठीक है। फिर 50 से ऊपर का जो है वो भी आश्रित जनसंख्या होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एज जो है मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कार्यशील जनसंख्या है, कितनी जो है आश्रित जनसंख्या है। फिर लिंग संरचना एक गुणात्मक पहलू है संरचना का, जनसंख्या संरचना की। तो इसमें हम महिलाओं पुरुषों का अनुपात देखते हैं, इससे हम सामाजिक विकास और लैंगिक समानता को जो है अनुमान लगा सकते हैं, माप कर सकते हैं। फिर शैक्षिक संरचना, इसमें मानव पूंजी निर्माण की क्षमता को दर्शाता है। यदि किसी भी राष्ट्र में, देश में शैक्षिक स्थिति अच्छी है तो वहाँ का मानव पूंजी निर्माण जो है, वहाँ की जो है सामाजिक स्थिति बेहतर होगी, ठीक है। फिर व्यवसायिक संरचना, उसमें देखते हैं विभिन्न जो है आय वर्गों में कौन कितने लोग हैं, जनसंख्या प्राथमिक वर्ग में कितनी, द्वितीय कितनी, तृतीय छात्रों में कार्यरत हैं जनसंख्या, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है अवयव हैं जो है जनसंख्या संरचना के। फिर 5वां है स्वास्थ्य और पोषण स्तर, इसमें श्रम क्षमता एवं उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो ये देखिए हमारी जो है जनसंख्या संरचना की जो है मुख्य एवं हो गए। अब हम इसको निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष में लिखेंगे जनसंख्या संरचना किसी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक विकास के मूल्यांकन का आधार प्रदान करती है तथा विकास नियोजन को दिशा देती है, ठीक है। तो इस तरह जो है यह प्रश्न हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जनसंख्या संरचना से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख एवं के विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो में हमारा ये पार्ट हो जाएगा, इंट्रो कि जनसंख्या संरचना क्या है, किसी देश की जनसंख्या की गुणात्मक पक्ष जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पारिवारिक संरचना का विवरण प्रस्तुत करती है। और इसके जो मुख्य अवयव हैं इसमें आयु संरचना, लिंग संरचना, शैक्षिक संरचना और व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य और पोषण स्तर, इन सभी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और बाकी साथ में अगर यहाँ पे हम कुछ डायग्राम भी बनाना चाहेंगे तो इस तरह हम बना सकते हैं, है ना। इसमें भिन्न आयु वर्ग को दिखा सकते हैं, एक तरफ मेल दिखा देंगे और दूसरी तरफ फीमेल दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डायग्राम का भी प्रयोग करके हम दिखा सकते हैं जिससे हमारा और बेहतर दिखे, ठीक है। और इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को भी दिखा देंगे, ठीक है, कि कौन किस में कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी तो विभिन्न डायग्रामों का प्रयोग करके हम दिखा सकते हैं जिससे हमारा जो आंसर है और ऑथेंटिक लगे, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न हमारा है, आयु संरचना का महत्व बताइए, भारत की आयु संरचना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आयु संरचना क्या होता है, इसके महत्व को, फिर भारत की आयु संरचना के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आयु संरचना क्या होता है, किसी देश में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है जो जनसांख्यिकी संक्रमण और आर्थिक क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि आयु संरचना क्या होता है। तो आयु संरचना क्या होता है, किसी देश में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है जो जनसांख्यिकी संक्रमण और आर्थिक क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट होगा। फिर इसका महत्व हम देखेंगे कि आयु संरचना का क्या महत्व होता है। एक तो आर्थिक विकास में कार्यशील आयु समूह की वृद्धि से जनसांख्यिकीय लाभ मिलता है। फिर सामाजिक नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सेवाओं की योजना आयु समूहों पर आधारित होती है। फिर आश्रितता अनुपात निर्धारण, वृद्धि और बाल आश्रितों का अनुपात सामाजिक भार को बताता है, ठीक है। तो इसके महत्व है कि आर्थिक विकास होगा, जनसांख्यिकीय लाभ का लिए महत्व होगा, सामाजिक नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी सेवाओं की योजना आयु समूहों पर आधारित होती है ना। कि जैसे जो कार्यशील जनसंख्या होगी वह उत्पादकता उसकी अधिक होगी, उससे जनसांख्यिकीय लाभ होगा, ठीक है। और जो आश्रित जनसंख्या उनके स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम आश्रित अवकाशीय जनसंख्या, फिर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक विकास, इन सब का हम जो है इसके आधार पर मापन या महत्व है इनका, ठीक है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की विशेषताएं हैं कि यहाँ पे युवा जनसंख्या अधिक है। 15 से 59 आयु वर्ग की उच्च अनुपात भारत को अनुकूल डेमोग्राफिक डिविडेंड देता है, जो एक प्रकार की जनसांख्यिकी लाभ या कह सकते हैं कि डिविडेंड के रूप में है, ठीक है। और यहाँ पे शिशु एवं किशोरों की अधिकता है जो शिक्षा और पोषण में निवेश की आवश्यकता को दर्शाता है। वृद्धजन अनुपात में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा की मांग बढ़ रही है, ठीक है। तो भारत की जो है अगर हम जनसंख्या की बात करें तो उसमें जो कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 वर्ग, वो उनका अनुपात उच्च है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देख सकते हैं भविष्य में, जिनकी उच्च उत्पादकता उच्च होगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और अन्वेषण के एक संसाधन के रूप में काम करेंगे, ठीक।
इस तरह फिर हम निष्कर्ष देखेंगे कि भारत की आयु संरचना विकास के अवसर चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की अवसर भी हैं, साथ साथ चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा में, उनके पोषण में निवेश की भी वृद्धि होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वृद्धिशील जनसंख्या है, वृद्धजन, उनके स्वास्थ्य सेवाओं या सामाजिक सुरक्षा पे व्यय अधिक होता है, तो ये सब चुनौतियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि आयु संरचना क्या क्या है और इनके महत्व हमने देखा। भारत की आयु संरचना की विशेषताएँ, तो सबसे पहले हम विशेषता जो लिखाएंगे कि डिफाइन करेंगे आयु संरचना क्या होता है इंट्रो पार्ट में। ठीक है, तो आंसर के 3 पार्ट होते हैं, एक इंट्रो होता है और फिर मेन बॉडी होता है जो मुख्य प्रश्न पूछा जाता है, फिर कंक्लूजन कि पूरे समरी क्या है। ठीक है, आंसर का। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न हमारा है कि लिंगानुपात क्या है, इसके निम्न स्तर के कारण और प्रभावों के विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कि निम्न स्तर और इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, तो लिंगानुपात सबसे पहले डिफाइन करेंगे। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। यह लैंगिक समानता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक ढांचे का सूचक है। निम्न लिंगानुपात कारण की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयन तकनीकी, महिला स्वास्थ्य की सेवाओं तक कम पहुँच, सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पोषण और देखभाल में लैंगिक भेदभाव। ठीक है, तो ये सब जो है निम्न लिंगानुपात के कारण है। इसको हम इस तरह भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख सकते हैं कि निम्न जो है लिंगानुपात के क्या कारण है। ठीक है, लिंगानुपात के जो है क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम इस तरह लिख देंगे कि कन्या भ्रूण हत्या है ना, शिक्षा की कमी। ठीक है, एक पितृसत्तात्मक सोच। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह है, पोषण और देखभाल में कमी, हाँ, महिलाओं के स्वास्थ्य में कमी। तो इस तरह जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव हम बना के लिखा जा सकता है। फिर प्रभाव देखते हैं कि क्या होता है। वैवाहिक असंतुलन और सामाजिक समस्याएं होती हैं निम्न लिंगानुपात से। महिला तस्करी, हिंसा, असुरक्षा में वृद्धि होती है। श्रम शक्ति में महिलाओं की कमी होती है। सामाजिक विकास में बाधा बनता है। ठीक है, तो ये सब निम्न लिंगानुपात के प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों लिंगानुपात को डिफाइन किया कि लिंगानुपात क्या होता है, कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं। यह लैंगिक समानता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक ढांचे का सूचक होता है। और निम्न लिंगानुपात के कारण क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग चयन तकनीकी, इसके माध्यम से जो है कन्या भ्रूण हत्या होता है ना। लिंग चयन तकनीक के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं बेटे बेटियों की। महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच है। सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है, पोषण और देखभाल, लैंगिक भेदभाव, तो ये सब जो है निम्न लिंगानुपात के कारण हैं। प्रभाव देखा कि वैवाहिक असंतुलन, सामाजिक समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं निम्न लिंगानुपात से। महिला तस्करी, हिंसा, महिलाओं के प्रति असुरक्षा में वृद्धि होती है। श्रम शक्ति महिलाओं में कमी होती है। सामाजिक विकास में बाधा बनता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके प्रभाव हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष। लिंगानुपात सुधार हेतु शिक्षा, जागरूकता, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आर्थिक अवसरों की आवश्यकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम देखेंगे कि लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात सुधार हेतु शिक्षा, जागरूकता, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आर्थिक अवसरों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो है निष्कर्ष है हमारा। अब आगे देखते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारा है, साक्षरता दर क्या है, इसके महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत में साक्षरता के क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में पूछा गया तो यहाँ भारत का मैप भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रो में हम क्या लिखेंगे कि साक्षरता दर पहले डिफाइन करेंगे। तो साक्षरता दर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की पढ़ने लिखने की क्षमता जो है साक्षरता है। यह मानव विकास, आर्थिक प्रगति का एक मूलभूत आधार है। ठीक है, तो साक्षरता को सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि साक्षरता किसी व्यक्ति की पढ़ने लिखने की क्षमता है। यह मानव विकास, आर्थिक प्रगति का मूलभूत आधार है। ठीक है, अब इसके बाद हम महत्व की बात करेंगे। महत्व क्या होता है साक्षरता? ये मानव पूंजी, जितने अधिक साक्षर रहेंगे उतना मानव पूंजी का निर्माण होगा, रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी, सामाजिक सशक्तिकरण होगा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्व हैं। तो महत्व को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितना अधिक हम प्रेजेंटेटिव बना पाएंगे अपने आंसर को, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे महत्व को लिखकर। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारा जो आंसर होगा अधिक अट्रैक्टिव दिखेगा। फिर हम देखते हैं कि भारत में क्या क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएँ दिखती हैं। तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में उच्च साक्षरता, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली है। पूर्वी और उत्तरी भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि में कम साक्षरता, गरीबी और सामाजिक बाधाएं प्रमुख है। तो यहाँ पे हम भारत के एक मैप बना के जो है भारत में जो क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएँ हैं, ठीक है, उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे भारत का एक मैप बना के हम जो है यहाँ पे इस तरह दिखा देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है उच्च साक्षरता है ना, यहाँ पे उच्च साक्षरता है, जबकि इन सब रीजन में कहीं न कहीं दिखा देंगे कि निम्न साक्षरता है, ठीक है। और तो इस तरह जो है हम क्षेत्रीय असमानताएँ जो है दिखा देंगे भारत में। जब भारत या विश्व के संदर्भ पूछे तो विश्व का मैप ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आंसर होगा हमारा अधिक जो है अट्रैक्टिव दिखता है चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह जो है हम बनाएंगे मैप अपना जो है, ठीक है। तो इस तरह वर्ल्ड या वैश्विक स्तर पर या भारत के स्तर पर पूछा जाए तो इसको हम दिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या लैंगिक असमानता है। कई राज्यों में महिला साक्षरता पुरुषों से काफ़ी कम है। ग्रामीण शहरी विभाजन देखा जाता है, ठीक है। शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, शहरों में अधिक है, जबकि ग्रामीण स्तर पर उतना नहीं है। तो शहरी और ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय असमानताएँ दिखती हैं, विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के बीच, है ना, लैंगिक स्तर पर जो है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच। तो इस तरह क्षेत्रीय असमानताएँ दिखती हैं। अब निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि साक्षरता में सुधार के लिए समावेशी नीति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष होगा कि साक्षरता में सुधार के लिए समावेशी नीति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता आवश्यक है। तो इस तरह हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो हमारा इंट्रो पार्ट हो जाएगा, साक्षरता क्या है इसको दिखाएंगे, फिर महत्व दिखाएंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रीय समानताएँ दिखाएंगे, फिर निष्कर्ष देखेंगे कि सुधार के लिए समावेशी नीतियाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता आवश्यक है, ठीक है। अगला जो है हमारा व्यावसायिक संरचना को परिभाषित कीजिए। भारत की व्यावसायिक संरचना की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो व्यावसायिक संरचना क्या है कि व्यावसायिक संरचना जनसंख्या के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में अनुपात का विभाजन है, ठीक है। तो व्यावसायिक संरचना क्या है कि यह विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में जो जनसंख्या लगी हुई है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो है, उनके अनुपात को दिखाता है व्यावसायिक संरचना के विभिन्न जो है आर्थिक गतिविधियों में कितनी जनसंख्या लगी हुई है, ठीक है। अब भारत की व्यावसायिक संरचना की विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। तो भारत की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व है, कृषि पर आज भी एक बड़ी जनसंख्या निर्भर है। द्वितीयक क्षेत्र का सीमित विस्तार है, उद्योग और विनिर्माण का योगदान अपेक्षाकृत कम है, जबकि तृतीयक क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ, सेवा क्षेत्र GDP में अधिक योगदान दे रहा है। तो सेवा सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का जो है योगदान बढ़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना। क्षेत्रीय स्तर पर अंतर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में औद्योगिक कार्यबल अधिक है, जबकि बिहार, यूपी में कृषि आधारित कार्यबल अधिक है, ठीक है। तो इस तरह क्षेत्रीय अंतर देखा जा सकता है। तो भारत के संदर्भ में जब पूछा जाए तो हम लोग जो है भारत का एक मैप यहाँ ड्रा करके चीज़ों को बेहतर तरीके से दिखा देंगे, जो भी यहाँ पे समझ में आए आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आंसर होगा आपको अधिक यहाँ पे एक मैप बना के चीज़ों को दिखा सकते हैं आराम से। फिर महिलाओं की कम भागीदारी, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण जो महिला की भागीदारी वो कम है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है क्षेत्रीय स्तर पर जो अंतर है उसको दिखा देंगे भारत में। फिर निष्कर्ष लिखेंगे कि भारत की व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन की गति तेज हो रही है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास के लिए द्वितीयक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है, ठीक है। तो भारत की जो व्यावसायिक संरचना है, परिवर्तन की गति तेज है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास के लिए जो है द्वितीयक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। तो इस तरह हमारा जो है इंट्रो और मेन बॉडी कंक्लूजन इस तरह हम लोग लिखेंगे। अगला है कि स्वास्थ्य और पोषण स्तर। देखिए जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी गई है आपकी NCERT में, उसको बहुत ही विस्तार से प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वैसे हम लोगों ने लिया है। स्वास्थ्य और पोषण स्तर का जनसंख्या संरचना पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले स्वास्थ्य और पोषण स्तर या स्वास्थ्य और पोषण जनसंख्या की उत्पादकता, जीवन प्रत्याशा पर गहरा प्रभाव डालती है ना। तो जितना स्वस्थ जनसंख्या रहेगी, जितना पोषित जनसंख्या रहेगी, उतने उसकी उत्पादकता अधिक होगी, जीवन प्रत्याशा उतना अधिक होगा उनका, है ना। तो अगर जो जनसंख्या स्वस्थ रहेगी या उसको संतुलित आहार मिल रहा है, पोषित, है ना, पोषण युक्त, तो वह उसकी उत्पादकता भी अधिक होगी, जीवन प्रत्याशा भी अधिक होगी, है ना। तो उसके उत्पादकता और जीवन प्रत्याशा पर प्रभाव डालती है। तो ये इंट्रो होगा हमारा। फिर उसके बाद देखते हैं कि जनसंख्या संरचना पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है। तो उच्च मृत्यु दर में कमी आएगी, जितना स्वस्थ जीवन रहेगा, जितना संतुलित आहार या स्वस्थ आहार मिलेगा, उतना मृत्यु दर में कमी आएगी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिशु और मृत्यु दर में कमी आती है। उत्पादकता में वृद्धि होगी। स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास में अधिक योगदान करती है। और वृद्धजन अनुपात में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा बढ़ने से बुजुर्ग जनसंख्या बढ़ेगी। कुपोषण के परिणाम, संज्ञात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो कुपोषण के परिणाम क्या होता है कि संज्ञात्मक जो विकास है व्यक्ति का उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब निष्कर्ष पे तो आप देखते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण स्तर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करती है, इसलिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम देखेंगे कि स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करती है। ठीक है। इसलिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आवश्यक है। ठीक है। तो ये जो है कुछ ये निष्कर्ष होगा हमारा। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है हमारा कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की संरचना तुलना कीजिए। ठीक है। जो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या संरचना की तुलना, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली के आधार पर भिन्न होती है। अब इनकी तुलना की बात करें तो व्यावसायिक संरचना में भिन्न होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो कृषि आधारित होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में उद्योग और सेवा प्रमुख होता है। ठीक है। और तुलना करने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम ग्रामीण डाल देंगे और यहाँ पे शहरी। ठीक है। तो इस तरह काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के जो तत्व हमारे हैं, है ना, उनको हम लिख देंगे जनसंख्या संरचना को। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यावसायिक संरचनाओं में जो है यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं की अधिक प्रधानता होती है, यहाँ पे द्वितीयक तृतीयक सेवाओं की प्रधानता होती है। ठीक है। और साक्षरता और शिक्षा की बात करें तो शहरों में उच्च होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित होती है ना। साक्षरता का स्तर उतना बेहतर नहीं होता है। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो शहरों में जो है स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिक विकसित होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का उतना विस्तार देखने को नहीं मिलता है। लिंगानुपात बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में समानता अधिक होती है। देखिए, लिंगानुपात एक ऐसा सामाजिक सूचक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पुरुष वर्ग वह प्रवास कर जाता है। शहरी प्रवासन के कारण पुरुषों का अनुपात बढ़ जाता है, जबकि शहरों में क्या है, लिंगानुपात कम देखने को मिलता है। ठीक है। जीवन स्तर की बात करें तो शहरों में उच्च जीवन स्तर होता है, लेकिन वहाँ पे भीड़-भाड़ प्रदूषण की समस्या देखी जाती है, जबकि शहरों में जो है वहाँ पे जीवन स्तर, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की वजह से थोड़ा कम होता है, वहाँ पे प्रदूषण मुक्त होता है गाँव जो है। ठीक है। तो इस तरह ये शहरी और ग्रामीण संरचना की जनसंख्या की कुछ विशेषताएं हैं। निष्कर्ष में हम लिखेंगे दोनों क्षेत्रों की संरचना को संतुलित करने के लिए ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन, है ना, तो जो नगरीकरण हो रहा है जिसकी वजह से विभिन्न समस्याएँ, है ना, वहाँ पे स्वास्थ्य की समस्याएं या आधारभूत संरचनाओं पे जो दबाव बढ़ रहा है, तो एक शहरी नियोजन की आवश्यकता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है, जिससे संतुलित जो है विकास किया जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का भी शहरी जो है नियोजन के माध्यम शहरी क्षेत्रों का भी। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि उच्च जीवन प्रत्याशा के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, भारत की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। तो देखिए, उच्च जीवन प्रत्याशा, सबसे पहले जीवन प्रत्याशा को हम जो है डिफाइन करेंगे कि जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि किसी देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के औसत जीवन वर्षों का अनुमान। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक होते हैं। ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक होता है। इसके निर्धारक तत्व की बात करें, स्वास्थ्य सेवाएँ, विकसित चिकित्सा सेवाएँ, सुविधाएँ मृत्यु दर कम करती है। और पोषण स्तर की बात करते हैं, संतुलित आहार रोगों से रक्षा करता है। शिक्षा जो है स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाती है। आर्थिक स्थिति, आय स्तर से स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता की गुणवत्ता बढ़ती है। और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण होता है। टीकाकरण, स्वच्छता कार्यक्रम जीवन को लंबा बनाते हैं। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धजन देखभाल, सामाजिक बीमा जीवन की स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। ठीक है। तो ये जो है प्रमुख निर्धारित तत्व हैं जीवन प्रत्याशा के। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है विकसित चिकित्सा सुविधाएं मृत्यु दर कम करती हैं। पोषण स्तर, संतुलित आहार रोगों से रक्षा करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाती है। आर्थिक स्थिति, आय स्तर के स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता की गुणवत्ता बढ़ाती है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, टीकाकरण, स्वच्छता कार्यक्रम जीवन को लंबा बनाते हैं। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धजन देखभाल और सामाजिक बीमा जीवन की स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। ठीक है। तो ये जो है इसके निर्धारक तत्व हो जाएंगे। और भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत में जीवन प्रत्याशा पिछले दशकों में लगातार बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। टीकाकरण अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत और पोषण मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में सुधार योगदान दिया है ना। तो जो भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है उसके पीछे रहा कि टीकाकरण अभियान, शिशु मृत्यु दर में कमी आई और स्वच्छ भारत पोषण मिशन के माध्यम से और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने सुधार योगदान दिया है। परंतु ग्रामीण शहरी असमानता, कुपोषण, गरीबी, चिकित्सा और संरचना की कमी अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है। तो जब चुनौतियों की बात किया जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रामीण शहरी स्तर पर असमानताएँ दिखती हैं, कुपोषण, गरीबी, आधारभूत संरचनाओं में कमी, वित्त की कमी,
है ना, ग्रामीण शहरी विभाजन, तो ये सब देखा जा सकता है चुनौती के तौर पे। ठीक है, अब निष्कर्ष में हम लिखेंगे, भारत में जीवन प्रत्याशा में सुधार की गति सकारात्मक रही है, परंतु समतामूलक स्वास्थ्य ढांचा इसे अस्थायी बना सकता है। ठीक है, समतामूलक है कि ग्रामीण शहरी या विभिन्न लिंग के बीच में मतलब पुरुष महिलाओं के बीच में स्वास्थ्य संरचनाओं में समावेशी जो है विकास की ज़रूरत है। समतामूलक विकास की आवश्यकता है, सामाजिक न्याय जिससे मिल सके समाज को। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न हमारा है कि जनसंख्या की शैक्षिक संरचना के विकास में आने वाली चुनौतियाँ तथा उनके समाधान का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले हम कि शैक्षिक संरचना में आने वाली चुनौतियों उनके समाधान विश्लेषण। तो शैक्षिक संरचना मानव संसाधन विकास, रोजगार क्षमता, सामाजिक प्रगति का एक आधार है। भारत की बड़ी आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो है हम इंट्रो पार्ट लिखेंगे, शैक्षिक संरचना मानव विकास, मानव संसाधन विकास, रोजगार क्षमता, सामाजिक प्रगति का आधार है। भारत की बड़ी आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चुनौतियों की बात करें तो क्षेत्रीय असमानताएं, कई राज्यों में विद्यालयों की कमी है। ठीक है, लैंगिक अंतर देखा जाता है, महिला साक्षरता अभी भी कई क्षेत्रों में कम है। कुपोषण और गरीबी बच्चों की स्कूल उपस्थिति को प्रभावित करती है। गुणवत्ता समस्या, प्रशिक्षित शिक्षकों, अधोसंरचना की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, तो शैक्षिक संरचना में ये अंतर हम देख सकते हैं। भारत को मैप के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं भारत में क्या कहाँ पे बेहतर स्थिति है ना, शैक्षिक स्थिति की या साक्षरता वहाँ पे। ठीक है, तो एक क्षेत्रीय असमानता है, कई राज्यों में विश्वविद्यालय या विद्यालयों की अच्छी वो है ना, पहुँच है लोगों की। लैंगिक अंतर, महिला साक्षरता भी कई क्षेत्रों में कम है। कुपोषण बच्चों की स्कूल उपस्थिति को प्रभावित करती है। गरीबी, गुणवत्तापूर्ण समस्या, प्रशिक्षित शिक्षकों, अधोसंरचना की कमी, और विद्यालयों का और भी विस्तार की आवश्यकता है जिससे अधिक से अधिक लोग विश्वविद्यालयों तक पहुँच बढ़ा सकें। डिजिटल विभाजन दिखता है, तकनीकी संसाधनों की कमी से सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। उच्च शिक्षा की सीमित पहुँच है, लागत और अवसर दोनों कम देखे जा सकते हैं। लागत एक अधिक, दूसरा अवसर है कि विश्वविद्यालय कुछ क्षेत्रों कुछ राज्यों तक अधिक सीमित है। समाधान की बात किया जाए तो स्कूल अवसंरचना और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि किया जाए, महिला शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम लाया जाए, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन साधनों का विस्तार किया जाए, मिड डे मील व छात्रवृत्तियों को विस्तार किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो इससे जो उत्पादकता बनाई जा सकती है ना, कौशल विकास किया जाए। शिक्षा में निवेश भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा निष्कर्ष होगा। तो इस तरह हम देखें कि इंट्रो में क्या लिखेंगे, इसको फिर चुनौतियाँ हमारा जो है वर्तमान में, इसके फिर समाधान को हम देखें। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर जो है लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर होगा आंसर का हमारा। अब अगला जो प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विभाजन में क्षेत्रीय विविधताओं का विश्लेषण कीजिए। जनसंख्या संरचना क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी भिन्न होती है। भारत जैसे विशाल और बहुल देशों में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधताओं का सीधा प्रभाव जनसांख्यिकी संरचना पर पड़ता है। क्षेत्रीय विविधताएं देखिए, जनघनत्व, गंगा का मैदान अत्यधिक घना है, राजस्थान हिमालय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है। तो यहाँ पर भी एक मैप बना के हम दिखा देंगे कि जो गंगा का मैदान है, समतल मैदान, वहाँ पे जनसंख्या अधिक, राजस्थान वाला या हिमालय वाला जो रीजन है वहाँ पे विरल जनसंख्या है। साक्षरता की बात करें, जो दक्षिण भारत है वहाँ पे उच्च है जो है साक्षरता का स्तर, बीमारू जो राज्य हैं है ना, तो वहाँ पे कम है। ठीक है, जैसे बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हुआ, तो ये सब जो राज्यों में का है साक्षरता का स्तर कम है। फिर लिंगानुपात की बात करें तो केरल, तमिलनाडु में बेहतर है, हरियाणा, पंजाब में निम्न है। आर्थिक संरचना की बात करें, पश्चिम और दक्षिण राज्य औद्योगिक स्तर में बेहतर हैं, जबकि उत्तर पूर्व और मध्य भारत कृषि प्रधान है। स्वास्थ्य स्तर की बात करें, दक्षिण राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, जबकि उत्तरी राज्यों में उतना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं। शहरीकरण की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली अत्यधिक शहरीकृत हैं, झारखंड, बिहार कम शहरीकृत हैं। तो इस तरह क्षेत्रीय असमानताएँ दिखती हैं, तो इनको हम जो है फिगर भारत का ड्रा करके चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य के, आर्थिक संरचना को, लिंगानुपात को, शहरीकरण को, कहाँ कहाँ पे बेहतर है, कहाँ पे असमानताएँ हैं। ठीक है, तो जनसांख्यिक संरचना में क्षेत्रीय जो अंतर देखने को मिल रहा है ना, तो इसको हम दिखा देंगे। ठीक है, कि जनघनत्व तो एक तो उत्तर भारत के जो गंगा मैदान वहाँ पे अधिक है, राजस्थान और हिमालय क्षेत्रों में विरल है। साक्षरता दक्षिण भारत में अधिक है, उत्तर भारत में कम है। ठीक है, और लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु दक्षिण राज्यों में अधिक है, जबकि हरियाणा, पंजाब निम्न है। आर्थिक संरचना पश्चिम दक्षिण राज्य में औद्योगिक हैं, जो उत्तर पूर्व मध्य कृषि प्रधान है। स्वास्थ्य स्तर के दक्षिण राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर है, उत्तर भारत में कम है। शहरीकरण महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में अधिक है, जबकि बीमार राज्यों में कम है। ठीक है, अब निष्कर्ष पर हम लिखेंगे कि क्षेत्रीय विविधताएं भारत के विकास की असमानता को दर्शाती हैं। समतामूलक नीति, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और सामाजिक सशक्तिकरण से इन असमानताओं को कम किया जा सकता है। ठीक है,
तो इस तरह जो है हमारा निष्कर्ष होगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 10 प्रश्न इस टॉपिक से देखा। तो जितने भी टर्मिनोलॉजी हमारे इसमें दिए गए हैं एनसीईआरटी के जो है चैप्टर में, तो उसको हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किया। तो इसमें आप देखेंगे हर एक टॉपिक को, चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है समराइज करके हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किए। अगर ये पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें TDS एकेडमी को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारा और हौसला बढ़े और अधिक से अधिक मटेरियल को बेहतर कंसाइज फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।